आपका पासवर्ड ही आपकी कंपनी का सबसे बड़ा रिस्क है। क्या आप सच में सिक्योर हैं? एक छोटी सी गलती और पूरा नेटवर्क कंप्रोमाइज हो सकता है। जानिए वो कैसे। जो हैकर्स आपके ईमेल्स और फाइल्स पर नजर रख रहे हैं वो आपको पता भी नहीं। ऑपरेशन सिक्योरिटी के बिना आप डिजिटल दुनिया में सिर्फ सिटिंग डक हैं। आज की ऑपरेशन सिक्योरिटी मिस्टेक्स कल आपके कैरियर का एंड कर सकती हैं। ये टॉपिक्स मिस ना करें। ये जो मैंने आपके सामने 4 पॉइंट्स रखे हैं, इसी के ऊपर हमारा आज का लेक्चर है। मेरा नाम है इरफान अली और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की एक सीरीज। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें हम बात करेंगे कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन लीक आउट हो सकती है, कोई नजर रख सकता है, आपकी जॉब जा सकती है, आपका इंपॉर्टेंट डाटा लॉस हो सकता है, वो इश्यूज कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं डेफिनेशन क्या है। ऑपरेशन सिक्योरिटी इज अ क्रिटिकल फीचर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी that focus on safeguarding and organization data systems and processes from threats and vulnerabilities। ये एक ऐसा क्रिटिकल फीचर है ऑपरेशन सिक्योरिटी का जिसमें आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको बेसिकली उसमें इस चीज़ को डीपली ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर उसमें कोई वीकनेसेस हैं उसको सेफगार्ड प्रोवाइड किया जाए, उसको सेफ्टी प्रोवाइड किया जाए ताकि आपका डाटा, आपका सिस्टम, आपके एसेट्स उनको सिक्योर बनाया जा सके। इट कंपासेस अ वाइड रेंज ऑफ प्रैक्टिसेस एंड considerations to ensure the confidentiality, integrity and availability। तो बेसिकली इन तमाम इश्यूज को आइडेंटिफाई करने के बाद इनको हमें मिटिगेट करना है, यानी कि इन्हें हमें रिजॉल्व करना है, इनको हमें टॉलरेट करना है, ताकि जो हमारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के 3 पिलर्स हैं जिसको हम लोग CIA बोलते हैं, जिसके ऊपर हमारी फर्स्ट वीडियो है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, इसको हम लोग अचीव कर सकें। अब हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं ऑपरेशन सिक्योरिटी के हवाले से कि जिसका हमें जरूर मद्देनजर रखना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि हमारे पास है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी मीन्स ऐसे तमाम क्राइम्स, ऐसे तमाम अटैक्स जो कि ऑनलाइन परफॉर्म होते हैं, थ्रू कंप्यूटर्स परफॉर्म होते हैं, थ्रू मोबाइल्स परफॉर्म होते हैं, थ्रू हैंड हेल्ड डिवाइसेस परफॉर्म होते हैं, थ्रू PDAs, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, गैजेट्स के थ्रू परफॉर्म होते हैं, उसको हम लोग साइबर अटैक्स कहते हैं। साइबर अटैक्स पोज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑपरेशन सिक्योरिटी चैलेंज इंक्लूडिंग malware, ransomware, phishing, distributed denial of services attacks, and zero-day exploits, etc। तो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज malware। malware बेसिकली ये जितने भी हमारे पास वायरस, वर्म, फर्मवेयर, ये जितनी भी चीज़ें हैं बेसिकली किसी ना किसी लिहाज से अगर वो हमारे सिस्टम को, हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट malware। अब malware के अंदर बेसिकली आगे टाइप्स आती हैं। रैंसमवेयर है, फिशिंग है, वर्म है, ठीक है, वायरस है, जीरो डे एक्सप्लॉइट्स है। तो रैंसमवेयर में ये होता है कि कोई भी अटैकर जो है बेसिकली सबसे पहले आपकी चीज़ों को वो इन कंट्रोल करता है, ठीक है, वो उसका कंट्रोल हासिल कर लेता है। जब आप उससे रिलीज करवाने की बात करते हैं कि इसको रिलीज कर दें, मेरे एसेट्स रिलीज कर दें, मेरा डाटा रिलीज कर दें, तो वो फिर उसके अगेंस्ट आपसे वो पैसों की डिमांड कर रहा होता है। तो सेकंड थिंग इज फिशिंग। फिशिंग में ये होता है कि एक फेक पेज आपको दिखाया जाता है। वो फेक पेज किस तरह से होता है कि सपोज आप कोई गेम खेल रहे हैं और वो आपने एक स्टेप के लिए खेल लिया हुआ है, तो दूसरे स्टेप पे जाने के लिए वो आपको कहता है कि ये एक फॉर्म फिल करें आप। और वो फॉर्म जो है आपको किसी रियल लाइक सोशल मीडिया एप्स की तरह से दिखाई देगा। सपोज दैट लुक्स लाइक अ फेसबुक पेज। अब आप वहां पे अपने जो इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे, ऑब्वियसली जब उसका इंटरफेस ही उसकी जैसा है, फेसबुक की जैसा है, तो आप लोग वहां पे जो डाटा एंटर करेंगे वो भी फेसबुक वाला एंटर करेंगे, हालांकि वो एक फेक पेज होता है। जब उसका वो डाटा दे देते हैं तो ऑब्वियसली आप जो यूजर नेम देंगे वो भी फेसबुक जैसा होगा, फेसबुक वाला ही होगा, जो पासवर्ड देंगे वो भी फेसबुक वाला ही होगा। तो इस तरह से आपकी जो रियल इंफॉर्मेशन है वो किसी हैकर के पास पहुंच जाती है और उसको फिर मिसयूज करता है। डिस्ट्रीब्यूटर डैनल ऑफ सर्विस ये होता है कि आप किसी भी सिस्टम को साइमल्टेनियसली इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट भेज देते हैं, इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट भेज देते हैं कि जितनी उसकी सिस्टम की कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। सपोज एक वेबसाइट एक यूनिट टाइम के अंदर 100 यूजर्स को टैकल कर सकती है, बट आप किसी एल्गोरिथम के थ्रू आप उसके ऊपर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली सेंड कर देते हैं, तो वो वेबसाइट क्रैश कर जाती है, सिस्टम हॉल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो डायनामिक प्रोसेसर्स के स्टेट में चला जाता है। और जीरो डे एक्सपर्ट्स ये होता है कि सपोज एक बंदे ने एक ब्राउजर बनाया है, ठीक है, अभी उसका लास्ट पैचअप अभी बाकी है, लेकिन उसने इसका बेटा वर्जन लॉन्च कर दिया हुआ है। अभी उसने जो एरर है उसको भी फिक्स नहीं किया, कुछ बग्स हैं अभी सिस्टम के अंदर, लेकिन डेवलपर को पता है।
लेकिन जो अटैकर है, तो वो चूंकि वो इन चीज़ों को स्पाई करता रहता है, वो डिफरेंट सिस्टम्स की जो वल्नरेबिलिटीज होती हैं, वीकनेसेस होती हैं, वो उसको आइडेंटिफाई करता रहता है। तो डेवलपर एंड पे अभी जो कमी होती है, या फिर उसको उसने अभी उसके साथ पैच नहीं किया होता है, तो जो अटैकर है इसी चीज़ का फायदा उठाता है, और बिफोर फिक्सिंग दिस इशू वो स्टार्ट के अंदर ही उसको अटैक कर देता है। जीरो डे एक्सप्लॉइट इसको इसलिए कहा जाता है कि इन द वेरी बिगनिंग वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, और बाद में उसकी अपडेटेशन की जाती है, तब तक उसका डाटा जो होता है वो सारा लीक आउट हो चुका होता है। Mitigation involves a robust security, cyber security measures, including firewalls, entry and detection systems, antivirus software, and employees training। तो बेसिकली ये साइबर सिक्योरिटी के जितने भी हमारे पास थ्रेट्स हैं, इसके लिए कुछ सदबा वो कहता हम कर सकते हैं। किस तरह से? थ्रू फायरवॉल्स कर सकते हैं, इंट्री एंड डिटेक्शन सिस्टम, आईडीएस जिसको बोलते हैं, यानी आपके सिस्टम में कोई भी बंदा अटैक करने की कोशिश करेगा तो आपका सिस्टम उसको डिटेक्ट करेगा, फिर जो भी रेलिवेंट उसको सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स है वो जनरेट करेगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करेंगे कि अगर इस तरह का कोई अटैक होता भी है तो आपको पहले से कैसे अवेयर रहने की जरूरत है। इनसाइडर थ्रेट्स भी हो सकते हैं। इनसाइडर थ्रेट्स कैन कम फ्रॉम एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रैक्टर्स और बिजनेस पार्टनर्स। कोई भी हो सकता है, कोई एंग्री एम्प्लॉय भी हो सकता है, कोई इन बिटवीन जो कॉन्ट्रैक्टर है जो कि प्रोडक्ट्स को आउटसोर्स कर रहा है वो भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनर भी कोई हो सकता है, हु हैव एक्सेस टू द सेंसिटिव डाटा एंड सिस्टम्स। मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे ज्यादा एक क्रूशियल किस्म का थ्रेट होता है, क्योंकि जो जितने एक्सटर्नली आप लोगों को थ्रेट्स नहीं होते, क्योंकि आप एक्सटर्नल जो भी बंदा अटैक करेगा आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होकर बैठे होंगे। लेकिन जो इनसाइडर थ्रेट है इसके बारे में आपने वर्किंग नहीं की होती, आपको नहीं आइडिया होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन आपके बारे में बुरा सोच रहा है, वो खुलकर सामने नहीं आता। इसके बहुत सारे केसेस होते हैं। एंग्री एम्प्लॉय हो सकता है कि मतलब उसका इंक्रीमेंट अच्छा नहीं लगा, या किसी टाइम किसी ने उसके साथ मिसबिहेव किया, प्रोजेक्ट लीडर ने मिसबिहेव किया, तो इन सेंस ऑफ जब वो लेफ्ट करता है या फिर उसको जब भी मौका मिलता है तो इस तरह के इनसाइडर थ्रेट्स को जनरेट करके वो बदला जरूर ले रहा होता है। वो ये ऑलरेडी उसके जेब में चीजें होती हैं कि जब ये टाइम आएगा तो मैंने इनसे ये काम जरूर करना है। तो इससे मैं ये समझता हूँ कि इट इज वेरी वेरी क्रूशियल इनसाइडर थ्रेट। दीज थ्रेट्स कैन बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। दो तरह के थ्रेट्स हो सकते हैं। इंटेंशनल ये होता है कि जानबूझकर, अनइंटेंशनल मतलब हादसाती तौर पे। इंटेंशनल तो वो यही है कि किसी के साथ कोई डिस्प्यूट हो गया, या फिर किसी ने किसी से रिवेंज की सिचुएशन में आ गया कि मैंने इससे बदला लेना है जी, ये करना है जी, मैं इसको करके दिखाऊंगा, तो वो इंटेंशनल हो गया। अनइंटेंशनल ये होता है कि एक्सीडेंटली क्लिक हो गया, पावर फेलियर हो गई, हार्डवेयर डैमेज हो गया, सम काइंड ऑफ दिस थ्रेट्स इज नोन एज अनइंटेंशनल थ्रेट्स। सोशल इंजीनियरिंग ये तीसरा एस्पेक्ट है ऑपरेशनल सिक्योरिटी इश्यूज के हवाले से। सोशल इंजीनियरिंग बेसिकली एक ऐसी अटैक होता है जिसमें आप लोग यूं कह लें, साइबर अटैक की एक ऐसी यहाँ पे कैटेगरी डिस्कस की जा रही है कि जिसके अंदर के सोशल मीडिया को यूज करके पहले किसी भी पर्सन की, किसी कंपनी की साइकी को रीड किया जाता है, फिर उस साइकी से कुछ रिजल्ट्स जो होते हैं वो कंक्लूड किए जाते हैं, इन्फर किए जाते हैं, फिर उन्हीं की बेसिस के ऊपर एक ऐसा अटैकर मैकेनिज्म डेवलप किया जाता है कि जिसके थ्रू वो सिस्टम के ऊपर वो अटैक करते हैं और उनकी तमाम तरह इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स target human psychology to manipulate the individual into revealing a confidential information or performing actions harmful to the organization। इसी के बारे में भी हमने बात की कि वो किसी भी कंपनी की साइकी को रीड करते हैं, उनकी पोस्ट चेक करते हैं periodically, रेगुलरली, और उसके बाद एम्प्लॉयज का बिहेवियर देखते हैं, फिर उनके जो एक्शंस देखते हैं, उनका जो एक्टिविटीज देखते हैं, उनके एक्टिविटी लॉग्स को चेक करते हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है। फिर उसके बाद एक प्रॉपर एक लाहेमल बनाया जाता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है। ऑपरेशन सिक्योरिटी रिक्वायर ट्रेनिंग एम्प्लॉयज। अब इसका जो सोल्यूशन है, इसको मिटिगेट कैसे किया जा सकता है कि अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करें। ठीक है, टू रिकॉग्नाइज एंड रजिस्टर सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स। जितने भी लोग सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू आपके ऊपर अटैक करें, उसकी पहले से वो उसको रिकॉग्नाइज कर लें, ताकि अगर कुछ इस तरह का कोई थ्रेट जनरेट होता भी है तो फौरन से अपनी अल्टरनेटिव पॉलिसी को अप्लाई कर दें। लाइक फिशिंग, प्री टेक्सटिंग एंड बेटिंग, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं जिस तरीके से उससे सोशल इंजीनियरिंग में इन होकर आपके सिस्टम के ऊपर अटैक कर सकता है। नंबर फोर्थ है जी vulnerabilities मैनेजमेंट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। vulnerability means weaknesses in your system that exist in your system, identifying and addressing vulnerabilities in software, hardware and system। तो कहते ये हैं कि बजाय इसके कि आपका अटैक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए,
इससे भी अच्छी अप्रोच ये है कि आपका डिफेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो डिफेंस की जो स्ट्रेटेजी है, ये अटैक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डिफेंस अच्छा है, अटैक कमज़ोर है, तो फिर आप बच सकते हैं। आप उसको दोबारा से रीबिल्ड कर सकते हैं, आप उसको रिकवर कर सकते हैं। आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि अगर कोई भी बंदा उसके ऊपर अटैक होने की कोशिश करता है तो आपने उसे कैसे बचना है। ये कैसे हो सकता है कि जब आप अपने सिस्टम की सॉफ्टवेयर की वुलनरेबिलिटीज के ऊपर बात करेंगे, हार्डवेयर की वुलनरेबिलिटी, उसमें क्या क्या वीकनेसेस हैं, सिस्टम में क्या वीकनेसेस हैं, ताकि हम ऑपरेशन सिक्योरिटी को 100% मेंटेन कर सकें। नंबर 5 पे आता है डाटा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव डाटा इज अ सेंट्रल ऑपरेशन सिक्योरिटी कंसर्न। चूंकि ये सारे के सारे हमारे जो पैरामीटर्स हैं, इट्स ऑल अबाउट डाटा प्रोटेक्शन। जब तक हमारा डाटा ही प्रोटेक्टेड नहीं होगा, तो तब तक हम कैसे अपने ऑपरेशन सिक्योरिटी के तमाम तर पैरामीटर्स को फुलफिल कर सकते हैं। Sensitive data includes a personal customer information, financial data, intellectual property and trade secrets। ये कुछ भी हो सकता है। इंक्रिप्शन इसके जो क्या कर सकते हैं, हमें इसका इसको रेक्टिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, इनके सॉल्यूशंस क्या हैं। वन ऑफ दैम इज इंक्रिप्शन। हम अपने डाटा को इनक्रिप्ट कर लें, ताकि अगर कोई अटैकर इसके ऊपर अटैक करता भी है, उसके यहाँ डाटा लग भी जाता है, तो वो उसको समझ ना सके। एक्सेस कंट्रोल्स को हम लोग प्रॉपरली मैनेज करें और उनके लेवल सेट करें। एडमिन कौन है, सुपर एडमिन कौन है, ऑपरेटर कौन है, मैनेजर लेवल पे कौन है, हर किसी के जो एक्सेस कंट्रोल्स हैं वो डिफाइन करने चाहिए हमें। डाटा की प्रॉपर क्लासिफिकेशन करें, ग्रुपिंग करें, और डाटा लॉस प्रिवेंशन की टेक्निक्स जो हैं उसको अप्लाई करनी चाहिए हमें। नंबर 6 पे आता है जी हमारे पास रेगुलेटरी कंप्लायंस। ये बहुत ज़रूरी है। हर एक इंस्टीट्यूट को, ऑर्गेनाइजेशन को, स्कूल, यूनिवर्सिटी, वटेवर, कहीं पे भी कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है या फिर डाटा वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उनको रेगुलेटरी कंप्लायंस के मुताबिक काम करना चाहिए। जो रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पे डिफाइंड हैं, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे काम होना चाहिए। किसी भी तरह से उन जो एसओपीज उन्होंने डिफाइन किए होते हैं उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। और इसको 100% इम्प्लीमेंट करने के लिए इसका ऑडिट होते रहना चाहिए। इस तरह से क्या हो सकता है, जो ऑपरेशन सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं वो मैक्सिमम मिटिगेट किए जा सकते हैं। ऑपरेशन सिक्योरिटी नीड टू हाई अलाइन विद इंडस्ट्री स्पेसिफिक एंड रीजनल रेगुलेशन, सच है जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड है, HIPAA है, इसी तरह से GDPR है। इनको जरूर हमें फुलफिल करना चाहिए। नंबर 7 पे है जी, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जब तक एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग नहीं होगी प्रॉपरली, वो जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे, सोशल इंजीनियरिंग के जो अटैक्स हैं उनको वो रिफ्यूज नहीं कर सकेंगे, मेंटली वो प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। इन द लाइन ऑफ डिफेंस एंड वीकेस्ट लिंक, ये बहुत ज़रूरी है। कंप्रीहेंसिव सिक्योरिटी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग, ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये इस तरीके से आप 100% जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको आप मिटिगेट तो नहीं कर सकते, लेकिन एट सम हो हम उसके ऊपर काम करके जो मैक्सिमम जो रिस्क होते हैं उसको हम लोग मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। नंबर 7 पे आता है फिजिकल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी मेजर्स द प्रोटेक्ट फैसिलिटेट इक्विपमेंट एंड पर्सनल। ये जरूरी नहीं है कि हम अपने सारी की सारी जो सॉफ्टवेयर के लिहाज से फायरवॉल भी इंस्टॉल कर लें, एंटीवायरस भी इंस्टॉल कर लें, और इसके अलावा कोई एक्सटर्नली कोई थर्ड पार्टी टूल को इंस्टॉल कर लें। हमारा डाटा ऑनलाइन तो सिक्योर्ड है, बट फिजिकली भी आपके सिस्टम के ऊपर अटैक हो सकता है। वो आपके कंप्यूटर को उठा के लेके जा सकते हैं, अगर सर्वर है तो वो उसको उठा के लेके जा सकते हैं, फिजिकली डैमेज कर सकते हैं, सबोटेज कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों का भी हमारे जहन में होना चाहिए। एक लॉक्ड रूम के अंदर अपने कंप्यूटर्स को रखें, फिर उस पर प्रॉपर क्लोनिंग भी करके रखें, ताकि अगर इनको केस ऑफ हार्डवेयर फेलियर होता है तो आपके पास उसका बैकअप की सूरत में है। ये तमाम मेजरमेंट जो है हमारे जहन में होनी चाहिए। नंबर 7 पे है जी, इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डाटा लॉस आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स होना चाहिए। आपका जो सिस्टम है अटैक की शक्ल में डैनियल ऑफ सर्विसेज सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें बेसिकली कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस ऑलरेडी बना कर रखने चाहिए, ताकि अगर किसी भी तरह का कोई भी अटैक होता है तो हम ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर हो सके। इसके लिए हमें पोस्ट इंसिडेंट एनालिसिस हेल्प ऑर्गेनाइजेशन लर्न फ्रॉम सेंसिटिव ब्रीचेस एंड इम्प्रूव सिक्योरिटी मेजर्स। इस तरीके से हम लोग अपने जो ऑपरेशन सिक्योरिटी की जो इश्यूज हैं उसको काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। सप्लाई चेन रिस्क क्या है हमारे पास। सप्लाई चेन रिस्क ये होता है कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन मस्ट assess the security practices of third party vendors and suppliers as they can introduce a risk to supply the chain।
कॉन्ट्रैक्ट शुड इंक्लूड द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, ऑडिट राइट्स एंड कंप्लायंस चेक्स। ये जरूरी नहीं होता है कि हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर सारे काम आप खुद ही कर रहे हो। आप उसमें किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व कर लें, उसको उसके साथ आप ये डील कर लें कि आफ्टर एवरी मंथ, आफ्टर 6 मंथ आपने हमारी कंपनी का ऑडिट करना है, और जितनी भी इसके अंदर वुलनरेबिलिटीज हैं उसको आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद जो उसका पॉसिबल सोल्यूशन है वो आपने उसको करना है, लास्ट में करना है। तो इस तरह से जो ऑपरेशन सिक्योरिटी की जो इश्यूज हैं वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज किए जा सकते हैं। नंबर 11 पे है जी क्लाउड की सिक्योरिटी। एंड ऑर्गेनाइजेशन एज ऑर्गेनाइजेशन migrate to clouds. Operation security must adopt to address the cloud specific risks such as data exposure, misconfiguration, etc. ये फिजिकली भी हमने उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन कर लिया, अपने लोकल सिस्टम के अंदर भी हम लोगों ने एंटीवायरस वगैरह को इंस्टॉल करके हमने उसको मेंटेन कर लिया। लेकिन इन तमाम पैरामीटर्स के बाद भी अगर हमारे सिस्टम के ऊपर किसी ना किसी तरीके से अटैक होता है तो हमें अल्टरनेटिवली उसकी क्लाउड के ऊपर आपका जो डाटा पड़ा हुआ है तो डेफिनेटली हमें उसकी सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है। तो चूंकि जो क्लाउड डाटा जितना भी होता है वो आपके एक्सेस में तो होता है, लेकिन फिजिकली आपको नहीं पता होता वो कहाँ पे रिजाइड कर रहा है। तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन यही होता है कि आप अल्टरनेटिवली कोई और सोर्स उसका बना कर रखें, कि चूंकि वो उसके ऊपर भी किसी ना किसी वक्त अटैक हो सकता है, और हमें इस हवाले से मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। नंबर 12 है बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी। Preparing for unexpected events such as natural disaster, power outages और system failure। मेंटली आप लोगों ने इस हवाले से भी प्रिपेयर रहना होता है कि कुछ भी हो सकता है। फिर इसमें नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है, पूरे तौर पे कोई आफत भी आ सकती है, पूरे का पूरा सिस्टम है वो भी क्रैश कर सकता है, पावर आउटेज हो सकती है, पावर फेलियर हो सकता है, आपका हार्डवेयर डैमेज हो सकता है, और या फिर सिस्टम पूरे का पूरा सिस्टम ही फेलियर सिचुएशन में जा सकता है। तो इस सेंस में भी हमें ध्यान में रखना होता है कि इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ताकि जितने भी ऑपरेशन सिक्योरिटी इश्यूज हैं उनको हम मैक्सिमम तरीके से रिजॉल्व कर सकेंगे। तो ये इस तरह से टोटल 12 पॉइंट्स हैं। तो इन सब के ऊपर हमें काम करना चाहिए ताकि जितना हो सके हम अपने सिस्टम की जो तमाम तर वल्नरेबिलिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उसके ऊपर उस काम करें। और ये सिर्फ ऐसी चीज़ें नहीं है कि एक दफ़ा कर लें फिर उसके बाद जो है ज़रूरत नहीं है, इसको हमें कंटिन्यूसली इसके ऊपर काम करते रहने की ज़रूरत होती है प्रॉपरली। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।